कैसे आप लोग? बढ़िया। ऐसे रहिए तंदुरुस्त और घर बैठे पढ़ाई कीजिए जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता है। आप सब लोग अब टीवाई बीकॉम में आ चुके हो और टीवाई बीकॉम ये आपका लास्ट ईयर ग्रेजुएशन का। तो टीवाई बीकॉम में आपका जो सब्जेक्ट रहेगा ये एक नहीं है, यहां पर आपको दो सब्जेक्ट्स है। अकाउंट्स के आपको दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2। ठीक, तो अकाउंट 1 में अलग चैप्टर्स रहेंगे, अकाउंट 2 में अलग चैप्टर्स रहेंगे। सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों में आपको दो दो सब्जेक्ट्स अकाउंट्स के होने वाले हैं। मतलब सेमेस्टर 1 में दो अकाउंट्स के क्वेश्चन पेपर रहेंगे और सेमेस्टर 2 में दो अकाउंट्स के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। 60-40 60-40 इस तरह से पैटर्न जो पहले से है वही रहेगा। अब यहां पर अकाउंट सेकंड का एक टॉपिक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले हम अकाउंट सेकंड स्टार्ट करेंगे। अकाउंट सेकंड में जो टॉपिक्स है उसके बारे में डिटेल बाद में बात किया जाएगा। फिलहाल यहां पे एक टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, बैंक फाइनल अकाउंट। तो ये पेपर सेकंड का है। आपको रजिस्टर पेपर 1 का अलग मेंटेन करना है, पेपर 2 के लिए अलग मेंटेन करना है। याद रखिए आपको दोनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करने, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से पेपर में कौन सा टॉपिक है। सो पेपर सेकंड ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेपर सेकंड में एक टॉपिक जो है फाइनल अकाउंट, जो हर साल आप फाइनल अकाउंट सीखे हो। 11th में फाइनल अकाउंट था, 12th में फाइनल अकाउंट था, फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट था सिंगल एंट्री सिस्टम का। देन सेकंड ईयर बीकॉम में आपने कंपनी फाइनल अकाउंट सीखा। अब यहाँ पर टीवाई बीकॉम में बैंकिंग फाइनल अकाउंट है। सो फाइनल अकाउंट ये एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर होता है, ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि आपने एवरी ईयर फाइनल अकाउंट किया हुआ है। प्रेजेंटेशन हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होते गया। लास्ट ईयर आपने वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया था कंपनी अकाउंट, उसी तरह से यहाँ पर है, बट यहाँ पर आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना रहेगा। सो बैंकिंग कंपनीज और कंपनीज अलग अलग बात है। तो ये बैंकिंग से रिलेटेड है, जो बैंकिंग बिजनेस करती है उससे रिलेटेड एक्ट यहाँ पे अलग दिया है। यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, कंपनीज एक्ट होता है 2013 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949। तो यहाँ पर दोनों भी फॉलो हो सकते हैं, बट बैंकिंग के लिए स्पेशल एक्ट दिया गया है 1949। कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे प्रिपेयर करना इसका गाइडलाइन हमें किया गया है। ये अगर पहले की बात करें तो कंपनीज एक्ट 1956 में शेड्यूल 6 था जिसमें बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिपरेशन कैसे करना इसका हमें डिटेल दिया गया था। अगर बैंकिंग एक्ट में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से बनाए इसका गाइडलाइन अगर दिया है तो आपको कंपनी एक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वहां पर कंपनीज एक्ट भी फॉलो कर सकते हैं, बट अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट प्रिपरेशन के बारे में गाइडलाइन दिया गया है किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो वहां पे कंपनीज एक्ट का कोई भी शेड्यूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर बैंकिंग में दिया गया है कि किस तरह से आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट मेंटेन करना है। सो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रेजेंटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके लिए कंपनी एक्ट फॉलो नहीं करना है, इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना है 1949, जिसमें हमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट किस तरह से प्रिपेयर करना है इसका डिटेल दिया गया है। ठीक, तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो केयरफुली देखिए किस तरह से ये फॉर्मेट प्रिपेयर होता है। ठीक, सबसे पहले बैलेंस शीट।
तो ऊपर हेडिंग बैलेंस शीट एज ऑन, जो ट्रायल बैलेंस में डेट होता है वो डेट यहां पर आते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो यहां पर बैलेंस शीट में टोटल 4 कॉलम्स है। जैसे आपने लास्ट ईयर कंपनीज एक्ट फॉलो किया था कंपनी फाइनल अकाउंट के लिए, और एक वर्टिकल फॉर्मेट प्रेजेंट किया था बैलेंस शीट के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, वैसे ही यहां पर बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सो टोटल 4 कॉलम्स यहां पर हैं। पहला है पर्टिकुलर्स, सेकंड शेड्यूल नंबर, थर्ड करंट ईयर, यहां पे करंट ईयर का अमाउंट आएगा, एंड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का कोई अमाउंट हमारे पास नहीं होता है, तो ये फॉर्मेट में है, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका 4 कॉलम्स जो बैलेंस शीट में आपके होने वाले हैं बैंक फाइनल अकाउंट में। चलो इसमें एक एक डिटेल्स प्रेजेंट करते हैं। जब भी बैलेंस शीट आएगा तो बैलेंस शीट में साइड्स कितने हैं? 2, वन इज लायबिलिटीज एंड सेकंड इज एसेट्स। तो यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म प्रेजेंट करना है, सो ऊपर आएगा लायबिलिटीज और नीचे लिखा जाएगा एसेट्स। तो पहले हम लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट हेडिंग लायबिलिटीज। सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेड्यूल नंबर 1 करंट ईयर में अमाउंट। लास्ट ईयर में कुछ अमाउंट आने वाला नहीं है, जो भी अमाउंट रहेगा ये करंट ईयर कॉलम में ही होने वाला है। हमेशा फर्स्ट शेयर कैपिटल, लास्ट ईयर भी कंपनी फाइनल अकाउंट में आपका फर्स्ट था शेयर कैपिटल। सेकंड, यस आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस। शेड्यूल नंबर 2 अमाउंट करंट ईयर कॉलम। अब थोड़ा सा यहां पर बदल हो जाएगा। डिपॉजिट्स, शेड्यूल नंबर 3। फोर्थ बोरोविंग्स, शेड्यूल नंबर 4। अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, शेड्यूल नंबर 5। जस्ट 5 कंटेंट्स आपको बैलेंस शीट में याद रखने हैं, ये आपको लर्न भी करना है, ये प्रैक्टिस से आपको लर्न हो जाएगा। सो फर्स्ट शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोविंग्स, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। अब इसमें कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं ये सारे हमें एक्सप्लेन करने बाकी हैं। तो डिपॉजिट, बोरोविंग्स ये क्या है ये सब एक्सप्लेन हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मेन हेड्स याद रखिए, जो आपको 5 नंबर्स यहाँ पर सामने दिख रहे हैं। सो लायबिलिटीज में आपको जस्ट 5 कंटेंट्स प्रेजेंट करने हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ठीक, इन सब का टोटल यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सो लायबिलिटी साइड क्लोज। क्लियर? एसेट्स में सबसे पहले कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शेड्यूल नंबर 6 अमाउंट अगेन करंट ईयर कॉलम। बैलेंस विथ अदर बैंक एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, ये पूरा एक है। बैलेंस विथ अदर बैंक एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, शेड्यूल नंबर 7 अमाउंट करंट ईयर कॉलम। इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 8 अमाउंट फर्स्ट कॉलम, मतलब करंट ईयर कॉलम। एडवांसेस, शेड्यूल नंबर 9 अमाउंट करंट ईयर कॉलम। फिक्स्ड एसेट्स, शेड्यूल नंबर 10 अमाउंट करंट ईयर कॉलम। एंड लास्ट other asset, schedule number 11 amount current year column। assets में 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे 6 शेड्यूल्स यहां पर होने वाले हैं। पहला था कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई,
balance with other bank and money at call, short notice, investment, advances, fixed assets, other assets. ऐसा 6 to 11 का भी टोटल यहां पे ले लेते हैं. सो टोटल ये 6 to 11 का टोटल. ऊपर जो टोटल था 1 to 5 का था, सो लायबिलिटी साइड कंप्लीट. 6 to 11 का टोटल यहां पे ले लिया तो एसेट साइड भी कंप्लीट हो गया. मतलब बैलेंस शीट में 1 to 11 का टोटल किया जाएगा. 1 to 5 इज इक्वल टू 6 to 11. ठीक. यहां पे और एक कंटेंट आता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज. शेड्यूल नंबर 12. ये बैलेंस शीट की टोटल में काउंट नहीं होता है, तो ये बैलेंस शीट के टोटल के बाद आपको प्रेजेंट करना रहेगा. सो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज शेड्यूल नंबर 12 है और अमाउंट करंट ईयर कॉलम. इसके डिटेल्स सब हमें देखने बाकी है. ये जस्ट हम हेड्स लिख रहे हैं. शेड्यूल के डिटेल्स हमें वर्किंग नोट फॉर्म में प्रेजेंट करने होते हैं. तो यहाँ पर ये 1 to 12 बैलेंस शीट में प्रेजेंट होगा, बट 12 नंबर का अमाउंट टोटल में काउंट नहीं होता है. 1 to 5 लायबिलिटीज एंड 6 to 11 एसेट्स, ये दोनों साइड का अमाउंट कैसा हो जाएगा? इक्वल. सो 12 नंबर ये अलग से प्रेजेंट होगा, बैलेंस शीट के फुट नोट में लिखा जाता है. क्लियर? तो ये बैलेंस शीट में 1 to 12 शेड्यूल्स आपको दिखाने हैं. टोटल 16 शेड्यूल्स है और ये आपको हर क्वेश्चन में होने वाले, इसके लिए याद हो जाएगा. सो 1 to 5, 6 to 11, 12 नंबर अलग से प्रेजेंट हो गया. क्लियर? तो ये हो गया बैलेंस शीट का एक प्रॉपर फॉर्मेट. सेम फॉर्मेट हमें ड्रॉ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट. वही फॉर्मेट, सेम कॉलम्स, मतलब 4 कॉलम्स यहां पर रहेंगे. पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर, करंट ईयर, लास्ट ईयर. ठीक. जैसे बैलेंस शीट में 2 साइड्स थी, एक लायबिलिटीज एंड सेकंड एसेट्स, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी 2 साइड्स होती है, एक इनकम एंड सेकंड एक्सपेंसेस. इनकम एंड एक्सपेंसेस. 11 से लेकर अभी तक हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते आ रहे हैं, बट प्रेजेंटेशन चेंज होते जा रहा है. ये वर्टिकल फॉर्म में है, तो ऊपर इनकम, नीचे एक्सपेंसेस आएगा और इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा, तो वहां पे प्रेजेंट हो जाएगा प्रॉफिट. ठीक. देखते हैं पहला हेडिंग इनकम. बैंकिंग बिजनेस का मेन इनकम होता है इंटरेस्ट. जो लोन्स प्रोवाइड करती है बैंक कस्टमर्स को, उनके ऊपर इंटरेस्ट उन्हें अर्न होता है. सबसे मेन पार्ट यहां पे रहेगा इंटरेस्ट. तो इनकम में सबसे पहला पार्ट इंटरेस्ट अर्न. हमने बैलेंस शीट में 12 तक शेड्यूल्स खत्म किए थे, तो यहां पर स्टार्ट होगा 13 से. सो इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल नंबर 13, अमाउंट करंट ईयर कॉलम. इंटरेस्ट के अलावा जो भी इनकम होगा उस सेकंड पार्ट में आ जाएगा अदर इनकम. शेड्यूल नंबर 14, अगेन अमाउंट करंट ईयर कॉलम. इनकम साइड में बस इतने ही कंटेंट्स होने वाले हैं. फर्स्ट इंटरेस्ट अर्न एंड सेकंड अदर इनकम. ये 2 ही पार्ट्स यहां पे आपको रिकॉर्ड करने हैं. इसके अलावा कोई भी इनकम यहां पर अलग से प्रेजेंट नहीं होगा. जिस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इंटरेस्ट एंड अदर इनकम. 13 एंड 14 का टोटल हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल इनकम आपको अवेलेबल हो जाएगा. इनकम के बाद सेकंड पार्ट आता है एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस जैसे मेन इनकम था इंटरेस्ट अर्न, वैसे ही मेन एक्सपेंसेस भी क्या होगा? इंटरेस्ट ही होगा ना. बैंक में डिपॉजिट रखते हैं कस्टमर्स, तो डिपॉजिट के ऊपर बैंक क्या अलाउ करती है? इंटरेस्ट. तो यहां पर मेन एक्सपेंसेस भी कौन सा हो गया? इंटरेस्ट. सो फर्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंडेड. शेड्यूल नंबर में 15. ओके. इंटरेस्ट के अलावा जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्रेजेंट किया जाएगा. तो सेकंड पार्ट इसमें हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजंस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन शेड्यूल नंबर में लिखिए 16. ओके. अमाउंट करंट ईयर के कॉलम में ही दिखेगा.
यहां पर हमने दो कंटेंट्स बोले हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट करंट ईयर कॉलम में अलग से दिखेगा और प्रोविजन का अलग से दिखेगा। क्लियर? तो 13, 14 का टोटल हमने लिया था, तो हमें टोटल इनकम अवेलेबल हो गया था। अब 15, 16 का भी टोटल हम ले लेते हैं। सो टोटल 15 एंड 16 तीन अमाउंट्स आएंगे, शेड्यूल दो ही है बट अमाउंट्स कितने यहाँ पर? तीन। कैसे? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का अमाउंट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट है और प्रोविजन का अलग से अमाउंट है यहाँ पर। क्लियर? तो 15 एंड 16 की तीनों अमाउंट्स का टोटल यहाँ पर हो जाएगा। सो टोटल एक्सपेंसेस अवेलेबल हो गया, ऊपर टोटल इनकम अवेलेबल हो गया था। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनकम में से एक्सपेंसेस अगर माइनस कर दे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? प्रॉफिट। सो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ऊपर हम इनकम की टोटल को ए मेंशन कर देते हैं, एक्सपेंसेस की टोटल को बी मेंशन कर देते हैं। तो प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे होगा? ए माइनस बी, ए माइनस बी जो भी होगा आपका करंट ईयर का प्रॉफिट। सो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अवेलेबल हो गया। पिछले साल का कुछ प्रॉफिट अवेलेबल हो तो उस प्रॉफिट को करंट ईयर के प्रॉफिट में आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। सो ऐड लास्ट ईयर प्रॉफिट, अगेन करंट ईयर फर्स्ट कॉलम, ये है लास्ट ईयर का बट करंट ईयर के प्रॉफिट में क्या किया जाएगा? ऐड। अगर प्रीवियस ईयर में लॉस होता तो करंट ईयर में उसे लेस कर देते थे। सेम। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट दोनों का टोटल हो जाएगा, नीचे आएगा टोटल प्रॉफिट, उन दोनों का एडिशन। क्लियर? ये हो गया आपका प्रॉफिट फाइंड आउट करने का काम। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है ना, तो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। सो नेक्स्ट हेड एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसका एक्सप्लेनेशन हम यहां पे कर लेते हैं। कुछ कंटेंट्स है। अब शेड्यूल नंबर कहीं पर नहीं है, खत्म हो गए, 16 तक शेड्यूल नंबर था। लास्ट पार्ट एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब ये जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है ये कंपल्सरी किया गया है, ये एवरी टाइम रहेगा, हमेशा रहेगा। ये कंपल्सरी एडजस्टमेंट हो गया इसका मतलब यहां पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसे पुटअप करने के बाद जो प्रॉफिट फाइंड आउट होगा उस प्रॉफिट में से एवरी ईयर स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको क्रिएट करना रहेगा। करंट ईयर प्रॉफिट का 20%। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट हमेशा रहेगा, बाय डिफॉल्ट हमेशा रहेगा। यहां पर करंट ईयर प्रॉफिट का 20% यहां पर आपको क्रिएट करना रहेगा। ठीक, नेक्स्ट कंटेंट देखिए, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व के बाद जो भी रिजर्व को ट्रांसफर किया जाएगा, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ऐसे अलग अलग कुछ कंटेंट्स दिए रहते हैं। ये प्रॉफिट में से उस रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ट्रांसफर टू अदर रिजर्व। ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड के लिए भी यहीं से ट्रांसफर किया जाएगा। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में से होता है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएशन में से हो रहा है। ठीक, सो ये सारे ऐसे नहीं कि इतने रहेंगे और बहुत सारे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये कुछ हमने गिने चुने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। तो ये सब प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अगर कुछ बैलेंस रिमेनिंग है प्रॉफिट का, जैसे कि हमारा टोटल प्रॉफिट हमने सपोज 1 लाख किया, एग्जाम्पल है, टोटल प्रॉफिट था आपका 1 लाख और जिसमें से ये सारे रिजर्व ट्रांसफर हो गए सपोज 60,000। सो 1 लाख में से 60,000 लेस हो जाएगा, बचेगा कितना? 40,000। तो ये तो रिमेनिंग प्रॉफिट है ना, तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे लास्ट कंटेंट आएगा बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, करंट ईयर कॉलम में अमाउंट। ये अमाउंट मतलब टोटल प्रॉफिट में से सारे जो ट्रांसफर किए गए उसे माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा। ठीक, आखिर में इस एप्रोप्रिएशन का टोटल भी हमें लेना है। एप्रोप्रिएशन का टोटल यहां पर इन सब का एप्रोप्रिएशन का टोटल
और टोटल प्रॉफिट का जो टोटल है ना, ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि टोटल प्रॉफिट में से ही ये अप्रोप्रिएशन माइनस करते 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 ये लास्ट अमाउंट फाइंड आउट हुआ है बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट का। ठीक, तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो फॉर्मेट हमने आज एक्सप्लेन किए। तो ये हमेशा इसी तरह से रहेगा। ये आपको सीरियली 1 to 16 याद करने हैं। 1 2 3 कुछ भी ब्रेक नहीं करना है बीच में। लास्ट ईयर हमको जो रिक्वायर्ड थे उतनी ही वर्किंग नोट्स हमने की थी, बट यहाँ पर बैंकिंग फाइनल अकाउंट में ये 1 to 16 ये सीरियली रहेगा, तो ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली याद हो जाएगा। कुछ कंटेंट्स तो याद भी हो गए होंगे। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो लास्ट ईयर भी था। धीरे धीरे बाकी सारे कंटेंट्स भी याद हो जाएंगे। सो बैलेंस शीट में था 1 to 5 लायबिलिटीज का, 6 to 11 एसेट्स का, 12 नंबर अलग से प्रेजेंट हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस में 13 14 इनकम के लिए एंड 15 16 एक्सपेंसेस के लिए। ठीक, तो ये फॉर्मेट प्रॉपरली आप नोट डाउन कीजिए और उसे याद करने का ट्राई कीजिए, बट रट्टा नहीं मारना है, ये याद हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिस में क्वेश्चन में हम उसे सॉल्व करते करते जाएंगे तो ये लर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम शेड्यूल्स के एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 1 to 16 की वर्किंग नोट्स हमें करनी है और 1 to 16 में कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं ये सब हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, बाय।